हेलो स्टूडेंट। मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में आज का हमारा टॉपिक है रुधिर का थक्का बनना या फिर रुधिर स्कंदन। थक्का निर्माण की क्रिया, उसे ही रुधिर स्कंदन के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। अब सबसे पहले इसमें थक्का क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, क्या लाभ है इसके, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि को पढ़ना है कि रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहले थक्का क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर में उपस्थित रुधिर नलिकाएं टूटती है, फटती है, तो उनके कारण रुधिर उन कणिका वाहिकाओं से बाहर आता है और रुधिर के अवयव एक जेल के समान संरचना में बदल जाते हैं। तो रुधिर नलिकाओं के टूटने, क्षतिग्रस्त होने से जो रुधिर रुधिर के अंदर जो अवयव पाए जा रहे हैं वो जेल के समान संरचना में परिवर्तित होंगे। इस जेल के समान संरचना को ही थक्का या फिर क्लॉट कहा जाता है। जेल के लायक जो स्ट्रक्चर बनती है उसे थक्का या क्लॉट कहते हैं। सेकंड, थक्का निर्माण की जो क्रिया है, रुधिर के थक्के बनने की क्रिया को स्कंदन के नाम से जाना जाता है। थक्का जो बनेगा, जिस क्रिया के द्वारा थक्का बनेगा, उसे हम स्कंदन कहते हैं। नेक्स्ट, स्कंदन के क्या लाभ है? दो प्रमुख लाभ स्कंदन के होते हैं। पहला लाभ यह घाव के माध्यम से जो शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर सकते हैं, उन रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्योंकि जब क्लॉट जम जाएगा तो घाव ऊपर से ढक जाता है, जिससे कि रोगाणु उस घाव से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सेकंड, स्कंदन के द्वारा रुधिर की क्षति को रोका जाता है, क्योंकि यदि क्लॉटिंग नहीं होगी, स्कंदन नहीं होगा, तो रुधिर लगातार बहता रहेगा और हमारे शरीर से रुधिर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्कंदन के द्वारा दो प्रमुख लाभ हमारे शरीर को प्रदान किए जाते हैं। पहला है रोगाणुओं, घाव के माध्यम से रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश से सुरक्षा करना। दूसरा होता है रुधिर की क्षति को रोकना। लगातार जो रुधिर बह रहा है उसको रोककर यह शरीर से रुधिर के नुकसान को रोकता है। अब स्कंदन की क्रिया रुधिर में उपस्थित लगभग 13 स्कंदन कारकों पर निर्भर करती है। यानी 13 प्रकार के स्कंदन कारक रुधिर के अंदर पाए जा रहे हैं, जिन पर रुधिर स्कंदन की क्रिया निर्भर करेगी। और 13 कारकों के बारे में हम हायर क्लासेज जैसे बीएससी के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ हम जो मेन कारक हैं जो काम आ रहे हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर स्कंदन को प्रेरित करने वाले कारक है, उन्हें प्रेरक स्कंदन कारक कहा जाता है। और स्कंदन को रोकने वाले जो कारक है उन्हें प्रतिस्कंदक कारक कहा जाता है। तो दो प्रकार के कारक होते हैं। पहले प्रकार के कारक स्कंदन क्रिया को प्रेरित करते हैं, जिन्हें प्रेरक स्कंदन कारक कहते हैं। दूसरे प्रकार के कारक स्कंदन क्रिया को रोकते हैं, जिसे प्रतिस्कंदक कारक कहते हैं। जैसे प्रेरक स्कंदन कारक, तो स्कंदन कारक 7th हो गया, 10th हो गया, ये प्रेरित करने वाले, स्कंदन को प्रेरित करने वाले 1 से लेकर 13 तक। प्रतिस्कंदन का उदाहरण हम हिपेरिन होता है। हिपेरिन जो होता है एक प्रकार का प्रतिस्कंदक पदार्थ है, जो रुधिर में या रुधिर के स्कंदन को रोकने का कार्य करता है। इसके बाद जैसे ही रुधिर वाहिनी क्षतिग्रस्त होती है, रुधिर के अवयव क्षतिग्रस्त होते हैं, स्कंदन कारक एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होकर एंजाइमों के समान कार्य करते हैं और स्कंदन हो जाता है, यानी ब्लड का क्लॉट या फिर थक्का बन जाता है। जैसे ही हमारे चोट लगी, चोट लगने पर स्कंदन कारक सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होकर एंजाइम के समान कार्य करेंगे और वो एंजाइम के समान कार्य करके स्कंदन की क्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। और स्कंदन की क्रिया में जो महत्वपूर्ण कारक काम में आते हैं वो 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला फाइब्रिनोजन, इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा थ्रोम्बिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तीसरा प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये हमने ब्लड क्लॉटिंग का या रुधिर स्कंदन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि किस तरह से क्लॉट किसे कहते हैं, स्कंदन क्या है, लाभ क्या है, इसके कितने कारकों पर निर्भर है, प्रेरक स्कंदन कारक क्या है, प्रतिस्कंदन कारक क्या है।
इसके बाद रुधिर स्कंदन की जो क्रियाविधि है उसको हम ब्रीफ में अभी यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद हम इसे डिटेल में समझेंगे। रुधिर स्कंदन की जो क्रियाविधि है उसे हम तीन प्रमुख भागों में, तीन प्रमुख चरणों में बांट सकते हैं। इसका पहला चरण होता है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। इसका दूसरा चरण होता है निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण। और इसका तीसरा चरण होता है घुलनशील फाइब्रिनोजन से अघुलनशील फाइब्रिन एकलक का निर्माण और रक्त के थक्के का निर्माण। तो तीन प्रमुख चरणों के अंदर इसे बांटा जा सकता है। पहला चरण है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। दूसरा चरण है निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण। और तीसरा चरण होता है घुलनशील फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन एकलक या अघुलनशील फाइब्रिन एकलक का निर्माण तथा थक्के का निर्माण। अब ब्रीफ में इसकी यदि हम बात करें क्रियाविधि की संक्षिप्त में, तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही किसी ऊतक की क्षति होती है, कोई भी टिश्यू है उसके अंदर चोट वगैरह लगती है तो पट्टिकाणु टूट जाते हैं, जो प्लेटलेट्स पाए जा रहे हैं ब्लड के अंदर वो टूट जाएंगे। अब इनके टूटने के कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ मुक्त होता है। ऊतक की क्षति से, पट्टिकाणुओं के टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ मुक्त होगा। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन पर स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 तथा कैल्शियम आयन तीनों कार्य करते हैं, जिससे प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण होगा। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय उन कारकों को हम बोलते हैं, वे कारक बन जाते हैं। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर चेंज कर देता है। ऊपर जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनेंगे, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। ये दूसरा चरण होता है स्कंदन का। थर्ड चरण के अंदर जो थ्रोम्बिन हुआ है सक्रिय, वह कैल्शियम आयनों के साथ मिलकर जो रक्त में घुला हुआ फाइब्रिनोजन है या घुलनशील फाइब्रिनोजन है, उसे अघुलनशील फाइब्रिन एकलक के अंदर परिवर्तित कर देता है। यानी जो रक्त में घुला हुई अवस्था में जो फाइब्रिनोजन है, उसे थ्रोम्बिन के द्वारा कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में फाइब्रिन एकलक में बदल दिया जाता है, जो अघुलनशील होता है। इसके बाद जो ये फाइब्रिन एकलक है, इन एकलकों के द्वारा फाइब्रिन तंतु जाल बनाया जाता है। इस फाइब्रिन तंतु जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती है, और जब फाइब्रिन से बने हुए तंतु के जाल में रुधिर कणिकाएं फंसेगी तो ब्लड का थक्का या फिर क्लॉट बन जाता है। रुधिर के अवयव जेल के समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम थक्का या फिर क्लॉट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि है, ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रियाविधि है, वो संपन्न होती है। हम इससे पहले रुधिर स्कंदन की परिभाषा पढ़ चुके हैं। थक्का किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। प्रेरित स्कंदन कारक के बारे में पढ़ा है। प्रतिस्कंदन कारक के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो रुधिर स्कंदन की जो क्रियाविधि है वह 3 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक बनते हैं या प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण होता है। दूसरे चरण में ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। यह दूसरा चरण कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। तीसरे चरण में थ्रोम्बिन जो सक्रिय हुआ है वह घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन एकलक में बदल देता है। यह फाइब्रिन एकलक फाइब्रिन तंतु जाल बनाता है, जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती है और थक्के का निर्माण हो जाता है। अब सबसे पहले इसकी क्रियाविधि को एक बार फिर से हम रिवाइज करें। वैसे पिछले ऊपर हम इसके बारे में रिवीजन कर चुके हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, किसी भी ऊतक की क्षति होने पर उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। जब प्लेटलेट्स रुधिर के वायु के संपर्क में आएंगे तो प्लेटलेट्स भी टूटते हैं, उनके टूटने से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन
रुधिर में पाए जाने वाले निष्क्रिय स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 या 10 को सक्रिय कर देता है। हमने ऊपर पढ़ा है कि रुधिर के अंदर कारक उपस्थित है जो निष्क्रिय अवस्था में है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक 7 और 10 को सक्रिय कर देगा, और ये स्कंदन कारक 7 और 10 कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। ये आपस में मिल जाते हैं, स्कंदन कारक 7, 10, कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक एक जटिल यौगिक बना लेते हैं। यह प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक रुधिर में पाए जाने वाले निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। यानी जो प्रोथ्रोम्बिन है रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, इस निष्क्रिय प्रोटीन को प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर चेंज कर देता है। इसके बाद जो थ्रोम्बिन सक्रिय हुआ है, यह कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन एकलक में बदल देता है। ये अघुलनशील फाइब्रिन एकलक कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में फाइब्रिन तंतु का जाल बनाते हैं, और इस फाइब्रिन तंतु के जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती है, और जब इस जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती है तो थक्का या क्लॉट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से रुधिर की क्लॉटिंग या स्कंदन की क्रियाविधि संपन्न होती है। अब इसमें स्टार्टिंग से हम देखें, पहला चरण है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। इसमें क्या होता है, रुधिर स्त्राव के समय पट्टिकाणु वायु के संपर्क में आकर टूट जाते हैं। जैसे ही रुधिर स्त्राव हुआ तो पट्टिकाणु, रुधिर के अंदर जो प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु है वायु के संपर्क में आएंगे और टूट जाएंगे, और इन टूटे हुए पट्टिकाणुओं और क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त किया जाता है। सेकंड, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, इसके यह है ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन द्वारा रुधिर में उपस्थित निष्क्रिय स्कंदन कारक 7 और 10 को सक्रिय कर दिया जाता है, और ये सभी आपस में मिलकर कैल्शियम आयनों के साथ मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स या जटिल का निर्माण करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कहते हैं। तो ये पहला चरण है जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण हुआ। सेकंड चरण प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। अब प्रोथ्रोम्बिन ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, और इसे कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक द्वारा सक्रिय थ्रोम्बिन में बदला जाता है। यानी इस स्टेप के अंदर जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है उसे उसके सक्रिय रूप में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक के द्वारा चेंज कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा चरण फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन और थक्का निर्माण। फाइब्रिनोजन भी प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन है, यानी ऐसी प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर घुली हुई रहती है, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। थ्रोम्बिन के द्वारा इसका जल अपघटन किया जाता है। अब जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जल अपघटन होगा तो यह अघुलनशील और रेशेदार फाइब्रिन एकलक का निर्माण कर देती है। इसके बाद जो फाइब्रिन एकलक बने हैं उनके बहुलीकरण से फाइब्रिन तंतु बनते हैं। बहुत सारे फाइब्रिन एकलक बहुलीकरण की क्रिया द्वारा फाइब्रिन तंतु का निर्माण करते हैं, जो घाव में परस्पर जुड़कर जाल बनाते हैं। ये फाइब्रिन तंतु आपस में घाव जुड़ जाते हैं, घाव के अंदर, और आपस में जुड़कर जाल का निर्माण कर लेते हैं। इस जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती है। अब इन फाइब्रिन एकलक के आपस में मिलने से जो फाइब्रिन तंतुओं का जाल बना है, इसके अंदर रुधिर कणिकाएं WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये फंस जाती है, जिससे थक्के का या क्लॉट का निर्माण हो जाता है। अब इसके अंदर थक्का निर्माण के बाद रुधिर का तरल भाग उससे अलग हो जाता है। यानी थक्का जब बनेगा तो उसके निर्माण के बाद रुधिर का तरल भाग इससे रुधिर से अलग हो जाता है। केवल कणिकीय भाग थक्के के अंदर रहेगा और तरल भाग रुधिर से अलग हो जाएगा। और जो तरल भाग थक्का निर्माण के बाद रुधिर का जो तरल भाग अलग होता है उसे सीरम कहा जाता है। अब सीरम एक तरह से प्लाज्मा के समान है, रुधिर का जो तरल भाग होता है उसके प्लाज्मा के समान है,
लेकिन सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। ये बेसिक अंतर होता है। प्लाज्मा में रक्त का स्कंदन करने वाला फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होता है, सीरम के अंदर रक्त का स्कंदन करने वाला फाइब्रिनोजन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। या हम ये बोल सकते हैं प्लाज्मा में ब्लड का स्कंदन करने वाले कारक उपस्थित होते हैं, जबकि सीरम के अंदर ब्लड का स्कंदन करने वाले कारक अनुपस्थित होते हैं। और स्कंदन की प्रोसेस में लगभग 6 से 10 मिनट का समय लगता है। यानी जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया है या स्कंदन की क्रिया है, इसमें 6 से लेकर 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर स्कंदन के बारे में है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। और बायोलॉजी से संबंधित अन्य चैप्टर्स के लेक्चर के लिए आप YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी लेक्चर है सारे के सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।